हैं जो उस जगह की बारीकी को समझते हैं, सियासी समीकरण को समझते हैं। और छत्तीसगढ़ के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बस्तर से लेकर शहरी इलाका यानी कि रायपुर तक के हर एक जगह की पैनी नजर रखते हैं, सियासी समीकरण को समझते हैं। मनीष गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी, क्योंकि दो फेज के मुकाबले जो तीसरे फेज का जो अभी तक आंकड़ा आया है, किस तरीके से आप इसको असिस्ट करते हैं सर? देखिए, ये जो तीसरा चरण है और छत्तीसगढ़ का अंतिम चरण है, क्योंकि 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होना है। और इस बार सबसे ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और अभी 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो काफी अच्छा रहा है। लगभग 46-47% जो है इन 7 सीटों पर मतदान 1 बजे तक दर्ज किया गया है। और कुछ जगहों पर तो काफी अच्छा मतदान दिख रहा है, जैसे कि अगर हम देखें कोरबा में और सरगुजा में तो लगभग 52% मतदान हो चुका है। ये अपने आप में बताता है कि छत्तीसगढ़ में इन जो लोकसभा चुनाव का कितना महत्व है और उनको लेकर के मतदाताओं में कितनी जागरूकता है और मतदाता कितना उत्साहित है। देखिए, लोकतंत्र में जिस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर हम पहले लोकसभा चुनाव की बात करें और आज के इस लोकसभा चुनाव की बात करें, काफी अंतर देखने में आ रहा है। छत्तीसगढ़ चूंकि पिछड़ा इलाका है, आदिवासी बहुल है, आरक्षित वर्ग की सीटें यहाँ पर अच्छी खासी हैं। उन सीटों पर लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ना कहीं ना कहीं जो मतदाता की दृष्टि से और लोकतंत्र की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और जी, ये इस चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें कई सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गजों का जो है वो राजनीतिक भविष्य दांव में लगा हुआ है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वो बिल्कुल। राजनांदगांव संसदीय सीट से अपनी जो भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं कद्दावर नेता भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल रायपुर सीट से लड़ रहे हैं। युवा नेता की अगर बात करें तो बिलासपुर से जो है वो देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे इस बार कोरबा से अपना जो है भविष्य मनीष जी, मैं दांव में एक एक लगा रहे करके एक एक सीटों का मैं एनालिसिस आपसे समझना चाहूंगी। पहले रायपुर की बात करते हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से लॉन्गेस्ट वो एमएलए रहे हैं। अब वो केंद्र का रुख करेंगे, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, साय सरकार में। अब उनको केंद्र की तरफ उनका शायद यही स्ट्रैटेजी होगी बीजेपी की, इसी के चलते उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। और कांग्रेस के भी फायर ब्रांड नेता है विकास उपाध्याय जी। तो इस सीट का सियासी समीकरण आपके जरिए समझना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होने की वजह से रायपुर का जो लोकसभा या संसदीय क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और राजधानी का सांसद कहीं ना कहीं जो भी पार्टी उसमें जीतती है, हालांकि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इस सीट पर रहा है लगातार। चाहे रमेश बैस जी की बात हो या पिछले उसमें सुनील सोनी जो रहे हैं। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे वरिष्ठतम नेता बृजमोहन अग्रवाल, जो कि काफी बिल्कुल। कद्दावर माने जाते हैं, उनको इस सीट पर उतारा है। निश्चित रूप से अगर हम देखें बृजमोहन अग्रवाल की वरिष्ठता, उनकी स्वीकार्यता और जिस प्रकार से वो लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस लोकसभा सीट में जो छत्तीसगढ़ में जो अन्य सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटों में से एक रायपुर रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है और बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों का ये दावा है। उनका कहना यह है कि हम अगर इस सीट पर हम अपने वरिष्ठ नेता को सर्वाधिक मतों से जिता करके दिल्ली भेजते हैं तो उनका कद भी बढ़ेगा। और उनके खिलाफ जैसे कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है, विकास उपाध्याय निश्चित रूप से बहुत युवा चेहरा है और कांग्रेस का भविष्य है। जिस प्रकार से पिछले भूपेश बघेल की सरकार में वो संसदीय सचिव रहे हैं और रायपुर में पिछले चुनाव में उन्होंने पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हराया है। युवा चेहरा, तरुणाई, युवा और एक वरिष्ठ नेता के बीच में
जो यहाँ पर मतलब जो ये मतलब चुनाव हो रहा है, ये जी देखने में अपने आप में दिलचस्प रहेगा कि आखिर वरिष्ठता जीतती है या युवाओं का जो अपना जोश जीतता है। ये देखना जी मुझे लगता है कि रायपुर में जी ज्यादा जी दिलचस्प। मनीष। और बिना जलपान किए हुए सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जब हमारे सहयोगी उनसे पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या होगा, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि एक दबी सी मुस्कान और दबी हुई जुबान में वो ठीक से अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी लाइमलाइट जो है महिलाओं ने ही बटोर ली है। नहीं, निश्चित रूप से जैसे कि अभी आपके संवाददाता भी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ जो है महिला प्रधान राज्य है। जी छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार की तस्वीर नजर आती है। एक तो शहरी और कस्बाई इलाका, और दूसरी दूसरी तरफ से ग्रामीण इलाका। ग्रामीण इलाकों में खासकर आदिवासी अंचल जो है वो महिला प्रधान है, और वहां की महिलाएं बहुत मेहनतकश हैं। और वो लगातार जो है वो परिवार की मुखिया के रूप में मतलब खाना बनाने से लेकर के खेत जोतने तक का, फसल काटने और फसल की मिंडाई तक का काम जो है यहाँ की महिलाएं करती हैं। महिलाओं का जो यहाँ पर समर्पण है और जिस प्रकार से उनका सीधापन है, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इस प्रदेश का या छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज जी छत्तीसगढ़ के विकास में अगर हम देखें तो महिलाओं का प्रबल योगदान है। जिस प्रकार से ये महिलाएं सुदूर, जैसे अगर हम उत्तर की बात करें तो सरगुजा का इलाका आता है, दक्षिण की बात करें तो बस्तर का इलाका आता है। और ये अधिकांश इलाका जो नक्सल प्रभावित रहा है आमतौर पर, लेकिन वहां पर इतनी समस्याओं के बावजूद महिलाएं पूरे समर्पण के साथ न सिर्फ अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती हैं, परिवार के मुखिया के रूप में भी अगर उनको कहा जाए तो इस पे अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इलाके की महिलाएं यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा अगर हम कहें तो जो शहरी और कस्बाई इलाके हैं, इन इलाकों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जो जागरूकता आई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो ये विकास हुआ है, ये विकास, इस विकास में भी तो इन कुल मिलाकर महिलाओं की। अच्छा लगता है, महिलाएं रूल करती है यहाँ पे, घर भी चलाती हैं और सरकार भी बनाने में अपना एक अहम योगदान देती है। अच्छा, अब मुद्दों की बिल्कुल। बात करते हैं क्योंकि राष्ट्र स्तर पर अलग मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से मुद्दे हावी रहे, क्योंकि हमने देखा है बीते दिन नक्सलवाद को जिस तरीके से एक बड़ा प्रहार यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से किया गया है, और राष्ट्र के अलग मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं? और देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ये चुनाव है, मूल रूप से जो विकास के मुद्दे हैं मुझे लगता है कि वो गायब हैं। और इस प्रकार के राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, ये मुद्दे इन लोकसभा चुनाव में ज्यादातर छाए रहे हैं। लेकिन इनसे इतर छत्तीसगढ़ की अपनी खुद की समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ देखिए, 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो इलाका है मध्य प्रदेश के समय भी उपेक्षित रहा है, और इसको राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो है इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। और विकास की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में तो काफी काम हुए हैं, पर मुझे जी लगता है औद्योगिकरण एक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ वन एवं खनिज की बहुलता है इस राज्य में। और बिल्कुल, छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है और यहाँ के मुद्दे भी बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। टी.एस. सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे बघेल सरकार में, उन्होंने अंबिकापुर में अपने मत का इस्तेमाल किया और यहाँ पर देखिए हमेशा से ही बड़े एनर्जेटिक, शांत, सौम्य और अपनी बॉडी लैंग्वेज उनकी अलग तरीके से बयां करती है। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन की बयार कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ये कहना है टी.एस. बाबा का। आज़ादी के बाद 77 साल हो गए और 1951-52 के चुनाव के बाद
अब 70 साल हो गए और 70 साल की प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता में आज हम सबको देश की सरकार चुनने में भागीदार होने का मौका लग रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने जिस आज़ादी की लड़ाई में भाग ली, अनेकों कुर्बानियां दी, वो किस लिए? वो इसलिए कि आज हम सब, प्रत्येक नागरिक, ये नागरिक का देश बना। नागरिकों ने संविधान में अपनी सहमति दी और उस संविधान में प्रदत्त अधिकारों के माध्यम से आज मतदान करके एक एक व्यक्ति सरकार चुन सकता है, देश की सरकार चुन सकता है। तीसरे उधर रायपुर में भी आज मतदान हो रहा है। वोटिंग केंद्रों पर गर्मी से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और ऐसे ही एक मतदान केंद्र से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तो अपनी व्यवस्था की ही है। साथ ही आज प्रकृति भी रायपुर में मेहरबान है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है। सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं और इसका असर जरूर जो मतदाता हैं उन पर भी दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भारत माता स्कूल कैंपस में जिन्हें मतदान केंद्र बनाया गया। और यहाँ पर एक खास बात और भी है कि जो निर्वाचन आयोग है उसके निर्देश पर और उसकी व्यवस्था के तहत लोगों के लिए चाय, शरबत और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यानी कि जो मतदाता आ रहे हैं उनको सुविधाएं भी दी जा रही हैं। हो गई आप लोग के वोट कास्ट हो गया? हाँ, हो गया। देखिए, मनोज कुमार सिंह, यहाँ से मैं भारत माता स्कूल में मेरी वो थी, मैंने यहाँ आपने दे दिया, वोट दे दिया। वोट किस मुद्दे पर दिए? वोट हमने मोदी जी के मुद्दे पर दिया है। अच्छा, हाँ। और ये व्यवस्था आपको पहले आप एक चीज बताइए, ये सब व्यवस्थाएं पहले भी कई बार नहीं, ये पहली बार हो रही है। और ये नगर निगम को मैंने उसी मैडम से बात किया कि किसके तरफ से है, तो बोले नगर निगम के। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। आइए बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर, किसकी तरफ से ये व्यवस्था है, शरबत, चाय? नगर निगम की साइड से। नगर निगम रायपुर जी। कौन निर्देशित किया था कि इस तरह की व्यवस्था आप लोग करो करके? ये हमारे जोन आयुक्त से सर, श्री अरुण ध्रुव जी, वहाँ से सर। वहाँ से आया जी। क्या व्यवस्थाएं हैं आप लोग के पास? थोड़ा पास आ जाइए। क्या व्यवस्थाएं हैं? ये मतलब चाय पानी की व्यवस्था है सर यहाँ, चाय और पानी- सफाई वगैरह पूरा। अच्छा, शरबत भी उपलब्ध है? जी, लिखा हुआ है। शरबत भी क्या, उपलब्ध कौन सा शरबत पिला रहे हो आप? है। ये ऑरेंज है सर। ऑरेंज के जी। शरबत पिला रहे हैं। तो कितने लोगों की व्यवस्था है सर यहाँ पे? पर रहेगी या फिर कुछ ऐसा टाइम है कि इतने टाइम तक ही रखेंगे? एक बंच तो हम लोग स्टॉक किए हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर के माध्यम से सब व्यवस्था किए हैं। नई सरकार से उम्मीद क्या है? जब आप तो चुन चुके हो सरकार, उसका रिजल्ट भले 4 को आएगा, लेकिन आपने अपना वोट दे दिया, तो किस उम्मीद से दिया है कि क्या करेगी सरकार? सरकार कह रही है कि बुलेट ट्रेन आएगी, तो उसका भी वेट है। आई नो नागपुर में या रायपुर में नहीं आएगी, दूसरे सिटीज में आएगी, बट ग्रेजुअली आएगी। सो दैट इज द थिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड मोर थिंग्स ऑफ कोर्स। उसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ है, बट टॉप ऑफ माय हेड। तो इस मतदान केंद्र में देखिए एक सेल्फी उसका भी बनाया गया है, सेल्फी जोन, कि अगर कोई सेल्फी लेना चाहे वोट देने के बाद तो वहाँ पे भी करेगा। कहूँगा कि एक बार पूरा केंद्र की तस्वीरें अगर दिखा पाएँ तो कितनी अवेयरनेस लोगों के बीच है यहाँ के, खासकर क्योंकि आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। और ख़ासकर वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में यहाँ बना हुआ है। और निर्वाचन आयोग द्वारा भी कोशिश की गई है, चाहे वो शरबत, चाय और अन्य व्यवस्थाएं हैं। जो लोग आ रहे हैं, आमतौर पर ऐसी व्यवस्थाएं मतदान केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सुविधा दी जाती है, लेकिन ये पहली बार है कि चाय, शरबत, उसको भी देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, लोग वोटिंग देने के बाद वहाँ पर भी हैं। तो हर कोशिश ये है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। और सहायता केंद्र, पीछे मैं एक बार और कहूँगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट है, वो भी दिखा दें। यानी कि निर्वाचन आयोग इस बार लगभग उसकी कोशिश है कि कोई भी दिक्कत जो भी मतदान केंद्र में पहुँच रहा है मतदाता, उसको ना हो, वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और साथ ही साथ लोग अपनी जो उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, वो सरकार चुन रहे हैं, सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा भी करे। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो मनीष गुप्ता, सीनियर जर्नलिस्ट, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष सर, अब मैं आपसे हाई प्रोफाइल सीटों का समीकरण समझना चाहूंगी, क्योंकि कहां पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। कोरबा की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पे धुआंधार प्रचार करने के लिए आए थे सरोज पांडे के पक्ष में। उन्होंने ये भी कहा था लोगों से कि कठिन सीट है और इसीलिए मैं आपसे वोट की अपील कर रहा हूं। तो ऐसे बाकी कौन से हाई प्रोफाइल सीटें और इन सीटों पर कहां पर किसका पलड़ा भारी है? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी जो 7 सीटों का जो तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, उन सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल अगर सीटों की बात करें तो
तो राजनांदगांव की सीट है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को से पूर्व सांसद को फिर से रिपीट किया गया है। ये सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 8 विधानसभा वाली इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है, 3 विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकत लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी ताकत झोंकी है। कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा करके इनको इस सीट को जीतने की कोशिश में लगी हुई है। पर जिस तरीके से हालात हैं, बहुत नेक टू नेक फाइट है। पर जो पिछले विधानसभा में जो ध्रुवीकरण हुआ है, उस ध्रुवीकरण में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ अपर हैंड जो है इस सीट पर मिला हुआ है। पर बहुत क्लोज फाइट इसको हम मान सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीट जो है वो कोरबा की सीट है। कोरबा की सीट में भी जो पूर्व सांसद है कांग्रेस की ज्योत्सना महंत, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महंत जी की वाइफ है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो कद्दावर महिला नेत्री हैं, जो राज्यसभा में रही हैं, राज्यसभा की सांसद रही हैं, सरोज पांडे, यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है। पर जिस तरीके से सरोज पांडे और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत यहाँ पर झोंकी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काफी क्लोज फाइट है। और जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, मुझे लगता है नेक टू नेक फाइट है और शायद यहाँ पर भी सरोज पांडे जो है वो शायद भारी दिख रही है। तीसरी सीट जो है सरगुजा की सीट भी है। सरगुजा की सीट में जो चिंतामणि महाराज हैं, जो विधानसभा के समय जो कांग्रेस से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने जो है वो एक युवा महिला प्रत्याशी को जो है शशि सिंह को मैदान में उतारा है। यहाँ पर भी काफी कांटे की टक्कर लग रही है, क्योंकि अभी चूंकि चिंतामणि महाराज पहले विधायक रह चुके हैं और उनको वो कांग्रेस के पहले भारतीय जनता पार्टी में, फिर कांग्रेस में और फिर अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा कशमकश की स्थिति है। यहाँ पर बिल्कुल समय का थोड़ा अभाव है और भी सवाल है। उससे पहले एक खबर से यहाँ पे दर्शकों को अपडेट कराते हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से हमारे सहयोगी देवश्री माली ने खास बातचीत की। सुनिए। मतदान 2 घंटे का समय बीत चुका है। हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद। सर, 2 घंटे का रुझान आ गया, क्या लग रहा है आपको? भाजपा जीतेगी, सब जगह मोदी की लहर है। लेकिन अभी मतदान का परसेंटेज नहीं, मतदान अच्छा होगा और मैं सभी नागरिकों को कहता हूँ जल्दी जल्दी आए और मतदान करें। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीतने? मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीतेंगे इस बार। जी, तो आज जो लग रहा था कि जो पिछले 2 चरणों का मतदान कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार बढ़ेगा भैया। जी, इस बार बढ़ेगा। तो क्या मुद्दे इस चुनाव में मोदी जी को सर्वत्र स्वीकार्यता है और मोदी जी के नेतृत्व में भारी जीत होने वाली है। तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो बता रहे थे कि उनको उम्मीद है कि इस बार मतदान बढ़ेगा और उनको जो ये भी उम्मीद है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं उनको जन समर्थन मिलने जा रहा है। वो वोट डाल चुके हैं और ये वोट डालने के लिए रवाना हो चुके हैं। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। मनीष सर, 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ में बाकी, क्योंकि आज तो लोकतंत्र का महापर्व यहाँ पर संपन्न हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वोट के प्रतिशत सामने आ रहे हैं देश के दूसरे राज्यों की तुलना में, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो है बड़ा है, वो प्रतिशत बड़ा है। एक तो इसके मैं मायने आपसे समझना चाहूंगी, और दूसरा, पहले हम देखते थे कि चुनाव से पहले दरबदल का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन अब तो चुनाव के समय में ही कई बार कैंडिडेट ही अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, और चुनाव के दौर में ही जिस तरीके से अभी रिसेंटली देखा जाए तो राधिका खेड़ा ने बीजेपी ज्वाइन की है आज, तो इसको, इस नए ट्रेंड को बीजेपी के किस तरीके से लोग देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक चुनाव का प्रतिशत बढ़ना है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो पिछले 2 चरणों का चुनाव हुआ है, दोनों चरणों में जो है पिछले लोकसभा के मुकाबले चुनाव का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है, एक तो भीषण
भीषण गर्मी के बाद जो आयोग जो लगातार प्रयास कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अभी रायपुर में जैसे भारत माता स्कूल में हमने देखा कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा आयोग के निर्देश पर चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है और स्वीप कार्यक्रम के द्वारा युवाओं को बहुत मतलब प्रोत्साहित करने का आयोग भी प्रयास कर रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आयोग का जो प्रोत्साहन जो है वो काफी हद तक कारगर साबित हो रहा है और मुझे लग रहा है कि लोग जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं वो अपना मतदान करके अपना मताधिकार समझ रहे हैं और चुनाव में जो है सरकार चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि जो अभी राजनीतिक दलों में जो दल बदल का जो ट्रेंड है, ये निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की दृष्टि से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। लेकिन अगर आपको किसी दल से आपकी नाराजगी है तो चुनाव के पहले ही आप दल बदल करके अपने उस पे आ जाएं। लेकिन जो राजनीतिक दलों में भी एक बदलाव का दौर देखने में आ रहा है। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, अगर 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशियों को दी हैं और ये आजादी के 75 साल के बाद जिस प्रकार से रुझान मतलब जो नेतृत्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं नए लोगों को जो है वो सामने लाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बदलाव का प्रतीक है। उसी तरह कांग्रेस में भी युवाओं को जिस तरीके से चुनाव मैदान में लाया जा रहा है, ये एक लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है एक शुभ संकेत है। आने वाली युवा पीढ़ी जो है इस पर ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती।